यूरोप में पहले एक काफी बड़ा देश हुआ करता था जिसका नाम था यूगोस्लाविया, जो कि यूएसएसआर का हिस्सा था। पर यूएसएसआर के टूटने के बाद ये देश कई छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाता है। उन्हीं में से एक देश है बोस्निया हर्जेगोविना, और इसी देश के ईस्टर्न हिस्से में एक छोटी सी जगह है जिसका नाम है स्रेब्रेनिका। अब आप इस जगह को याद रखिएगा, आगे के सारे इंसिडेंट्स इसी जगह पे होंगे। तो देखिए, वैसे भी इस देश में काफी सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और एथनिक कन्फ्लिक्ट। पर 1991 से पहले यूएसएसआर इसे सपोर्ट करता था जिससे कि ये देश टूटे ना। पर 1991 में यूएसएसआर के टूटने के बाद 1992 में इस देश में बोस्नियन वॉर शुरू हो जाती है। बोस्नियन वॉर में एथनिक कन्फ्लिक्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसमें कि बोस्नियन मुस्लिम, सर्ब्स और कैथोलिक क्रिश्चियंस पॉलिटिकल पावर और टेरिटरी के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। इस एरिया में बोस्नियन सर्ब्स जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, और जैसे जैसे ये वॉर बढ़ने लगती है, एथनिक कन्फ्लिक्ट बढ़ने लगते हैं, तो जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं देश के, वो अपनी जान बचाने के लिए एज अ रेफ्यूजी एक से दूसरी जगह जाने लगते हैं। इन्हीं जगहों में से एक जगह है जिसका नाम है स्रेब्रेनिका। स्रेब्रेनिका गांव में ज़्यादातर जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो खुद को सेफ रखने के लिए इस गांव में रहने लगती है। 1993 में यूएन इस वॉर में इंटरफेयर करता है और ये वॉर रुकवा देता है। यूएन की फोर्सेस स्रेब्रेनिका गांव को प्रोटेक्ट करती हैं, और साथ ही साथ यूएन स्रेब्रेनिका और उसके आसपास के एरिया को एज अ सेफ एरिया डिक्लेयर कर देता है। अब ये एरिया कितना सेफ है वो आपको एंड तक पता चलेगा। तो जब ये बोस्नियन वॉर चल रही थी, तो ये जो देश है बोस्निया हर्जेगोविना, इसमें 44% जो थे मुस्लिम थे, 35% बोस्नियन सर्ब्स थे और बचे हुए कैथोलिक क्रिश्चियंस थे। पर ये जो 35% सर्बियन पॉपुलेशन थी वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी। ये 35% पॉपुलेशन खुद को एक इंडिपेंडेंट देश घोषित कर देती है जिसका नाम होता है रिपब्लिक ऑफ स्पक्सा या फिर सर्बियन रिपब्लिक ऑफ बोस्निया हर्जेगोविना, और इस स्टेट को सर्बियन गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट था। तो ये जो गांव है स्रेब्रेनिका, इसमें और भी ज़्यादा लोग आने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जो यूएन फोर्सेस हैं वो उन्हें बचा लेंगी और धीरे धीरे करके ये जो वॉर है वो ख़त्म हो जाएगी। तो धीरे धीरे करके बहुत सारी मुस्लिम पॉपुलेशन और यहाँ वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो भी इस जगह को सेफ मान के यहाँ पे आने लगती हैं और खुद को सेफ रखती हैं। धीरे धीरे करके हालात भी काबू में होने लगते हैं, और साथ ही साथ अब ये खुद को सेफ फील कर रहे होते हैं। धीरे धीरे करके इस एरिया में भले ही खाना नहीं था, प्रॉपर पानी नहीं था, मेडिसिन नहीं थी, पर इन लोगों को लग रहा था कि हम लोग कम से कम सेफ तो हैं, हम जिंदा तो हैं। ऐसे रहते रहते ईयर 1995 आ जाता है, और ये जो गांव है स्रेब्रेनिका, वहाँ पे चोरी चकारी बढ़ने लगती है, क्योंकि यहाँ पे खाने की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, यहाँ पे मेडिसिन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, और साथ ही साथ पेट्रोल की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। वैसे तो यूएन की कोई खुद की फोर्स नहीं होती, तो जो दूसरे देश हैं उनकी फोर्स को एज अ पीस कीपिंग फोर्स जो है यूएन यूज़ करता है। तो यहाँ पर जो थे वो बेसिकली डच सोल्जर्स थे, जो नीदरलैंड्स के सिपाही होते हैं उन्हें डच सोल्जर्स कहा जाता है, और कुछ जो थे वो फ्रेंच सोल्जर्स थे जो बेसिकली यहाँ पे मदद करने के लिए आए थे। अर्ली 1995 में जो सोल्जर्स हैं वो सर्बियन सोल्जर्स में कुछ मूवमेंट नोटिस करते हैं। वो देखते हैं ये लोग कुछ तो कर रहे हैं, पर वो बेसिकली इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और कह देते हैं कुछ नहीं होगा, छोड़ देते हैं हम लोग। पर ये जो थी वो उनकी बहुत ज़्यादा बड़ी गलती थी, ये आपको आगे पता चलेगा। 6 जुलाई 1995 को जो सर्बियन फोर्सेस का कमांडर है रेटको म्लाडेक अपने साथ हजारों सैनिकों को ले जाता है और चारों तरफ से स्रेब्रेनिका को घेर लेता है। इतनी बड़ी फोर्स को देखकर डच सोल्जर्स अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। वो अपनी फोर्स के साथ थोड़ा और आगे जाता है, वहाँ उसे यूएन का हेडक्वार्टर दिखता है जहाँ पे डच और फ्रेंच सोल्जर्स होते हैं। वो उन्हें मारता नहीं है बल्कि कैद कर लेता है। 7 जुलाई को जो सर्ब्स हैं वो पूरी तरीके से स्रेब्रेनिका गांव के अंदर घुस जाते हैं। 8 जुलाई को एक डच सिपाही बोस्नियन मुस्लिम पॉपुलेशन की हेल्प करने की कोशिश करता है। वो एक टैंक यूज़ करता है, पर जो सर्ब्स आर्मी है वो बहुत ज़्यादा तैयारी के साथ आई हुई होती है, नंबर्स में भी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो एक ग्रेनेड यूज़ करती है और वो टैंक वही ख़त्म हो जाता है। 9 जुलाई को रिपब्लिक ऑफ स्पक्सा का जो प्रेसिडेंट है रेडोवन कैडिजिएक, वो देखता है कि जो बोस्नियन मुस्लिम्स हैं वो बहुत कमज़ोर हालत में हैं, और जो डच सोल्जर्स हैं वो भी लड़ने लायक नहीं, और यूएन जो है उसमें कोई खास एक्शन ले नहीं रहा। तो वो अपना जो कमांडर है रेटको म्लाडेक उसको ऑर्डर देता है कि स्रेब्रेनिका को तुरंत कैप्चर कर लिया जाए। डच आर्मी का कमांडर कर्नल कैरेमेंस जो है वो यूएन में फ़ोन करता है और कहता है कि उन्हें जल्द से जल्द स्रेब्रेनिका में एयर स्ट्राइक चाहिए। इतना इन्फॉर्म करने के बाद भी यूएन जो है कोई रिएक्ट नहीं करता, और साथ ही साथ जो रेटको म्लाडेक है वो कर्नल कैरेमेंस से कहता है कि अगर तुमने कोई भी एक्शन लिया तो मेरे पास जो है वो होस्टेज है, जो उसने सोल्जर शुरू में उसने बंदी बनाए रखे थे ना, वो उन्हें मार देगा। इस वजह से वो भी कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन वो कई बार नेगोशिएट करने की कोशिश करता है
कि ये जो बोस्नियन मुस्लिम्स हैं इन पॉपुलेशन को कुछ भी ना हो और ये सब सेफ रहे। सब फोर्सेस ज़बरदस्ती बोस्नियन मुस्लिम्स को एक बस में भरती हैं और अलग अलग जगहों पर ले जाती हैं। उन्हीं में से एक जगह है जिसका नाम है पट्रोकी। इस जगह पर बेसिकली क्या होता है, जो यूएन की फोर्सेस थी उन्होंने अपने टेम्पररी हेडक्वार्टर बना रखा था ताकि ये सब जो वॉर वगैरह है उनको रोक पाएँ। वहीं पर जो था वे खाली बैटरी की फैक्ट्री थी, वहाँ पे कुछ लोगों को ले जाते हैं, बहुत सारी बसेस आती हैं, बेसिकली कुछ क्या 25,000 लोगों को लगभग लाते हैं ये। कुछ लोगों को ये फैक्ट्री के अंदर रखते हैं और ज़्यादातर लोगों को जो है ये बाहर जो बड़ा कंपाउंड बना होता है उसमें रखती हैं, और जो बाकी बचे हुए लोग होते हैं उनको आसपास के खेतों में रखती हैं। तो ये जो लोग हैं जो कि बोस्नियन मुस्लिम्स हैं, जो कि डरे हुए हैं, उनके पास खाना नहीं है, पानी नहीं है, और साथ ही साथ ये सब सोल्जर्स की कैद में हैं। तो ये जो बोस्नियन मुस्लिम्स हैं जो कि सब्स की कैद में थे, सब्स क्या करते हैं, उनको एक एक करके उठाते हैं और मारना शुरू कर देते हैं। ऐसे कर करके ये हर रोज हजारों लोगों को मारते हैं। 12 जुलाई को ये जो बोस्नियन सब्स होते हैं वो रैंडमली भीड़ में से किसी 100-200 लोगों को उठाते हैं, फैक्ट्री के पीछे ले जाते हैं और उन पे गोलियां चला देते हैं और सबको मार देते हैं। फिर ये दोबारा जाते हैं, फिर 100-200 लोगों को लेते हैं और फिर उन पे गोलियां चला देते हैं। ये फिर जाते हैं, फिर 50-100 लोगों को लेते हैं, फिर गोलियां चला देते हैं। ये रात को भी कम से कम 50-100 लोगों को ले जाते हैं और उन पे गोलियां चला देते हैं, और साथ ही साथ इनकी लाशों को बेसिकली एक से दूसरी जगह ले जाने के लिए या फिर डंप करने के लिए ये बड़े बड़े ट्रैक्टर्स का यूज़ करते हैं, क्रेन्स का यूज़ करते हैं, बड़े बड़े गड्ढे खोदते हैं और उनमें ये सारी लाशें भर देते हैं। कुछ लोगों को ये जिंदा ही दफना देते हैं। कुछ आई विटनेस के भी स्टेटमेंट है जो कि बताता है कि वहाँ पे कितना ज़्यादा क्राइम हो रहा था और कितना ज़्यादा ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम हो रहा था। उनमें से एक आई विटनेस बताती है कि जब लोगों को बस में भरा जा रहा था तो उनमें से एक लेडी थी जिसके पास एक बहुत छोटा बच्चा था और वो चुप नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा बार बार रोए जा रहा था। तो जो सब थे वो कहते हैं इसे तुम चुप करा लो, पर वो चुप हो ही नहीं रहा था। तो एक सब सोल्जर उससे खींचता है उस बच्चे को और उसका गला काटता है और जोर जोर से हंसने लगता है। एक और आई विटनेस है, वो बताती है कि जब पोट्रोकी में बहुत सारे जो लोग थे वो ऐसे कंपाउंड में इकट्ठा हो रखे थे, तो उनमें से 3 भाई थे। एक तो बहुत ही छोटा था 8-9 साल का, तो उन तीनों को एक सब सोल्जर उठाता है और अपने साथ बाहर ले जाता है। जब उनकी माँ देखती है कि इतने देर तक उनके बच्चे आए नहीं, तो वो बाहर जाती है और चेक करती है। वो देखती है उन तीनों बच्चों के कपड़े उतरे हुए हैं और वो तीनों के तीनों डेड हैं। ये सारी की सारी चीज़ें डच सोल्जर्स बिना कुछ किए बस देखे जा रहे थे। इस घटना में लगभग 8,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, हज़ारों औरतों का रेप हुआ है और साथ ही साथ हज़ारों लोग लापता भी हुए हैं। इस चीज़ को बेसिकली जेनोसाइड कहा जाता है, जब आप किसी भी एक पॉपुलेशन को पूरी तरीके से ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पर जो था मोस्टली जो है वो मेंस को टारगेट किया जा रहा था। जितने भी बोस्नियन मुस्लिम्स के जो मेन हैं उनको पूरी तरीके से ख़त्म करने की प्लानिंग की जा रही थी। इसको एथनिक क्लिनजिंग भी कहा जाता है और इसको वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे घिनौना वॉर क्राइम भी कहा जाता है। तो बेसिकली अलग अलग लोगों को, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को इसका जिम्मेदार मानते हैं, पर एक जो मेन इसका कल्प्रेट था जो कि कमांडर रैटको म्लैडिएक था, वो शुरू में तो पहले भाग जाता है, फिर 2014 में मिलता है, फिर उसके ऊपर केस चलता है और 2015 में उसे उम्र कैद की सज़ा मिलती है। बेसिकली अब क्या ही करेगा जब वो पूरी तरीके से बूढ़ा हो चुका है। अब यूएन की भी इसमें गलती है कि आपने इसमें फोर्सेस क्यों नहीं टाइम पे भेजी, आपने तो अपने हाथ खड़े कर दिए और इतने सारे लोगों को मार दिया गया। इससे हमें बेसिकली एक ही लर्निंग मिलती है कि जितना भी हो सके ना, ये जितने भी एथनिक कन्फ्लिक्ट होते हैं उनको बात करके या फिर टेबल पे सॉल्व करने की कोशिश करना ही चाहिए, रेदर देन किसी वॉर की। और कुछ भी करना पर यूएन पे विश्वास मत करना।